Hello students, welcome to Soumya's Commerce Station. So this is the second part of understanding of the joint stock company. Joint stock company की थोड़ी deep understanding की first part वाली वीडियो आ चुकी है. ये उसी का second part है, उसी के आगे continue करा गया है इसमें. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताया गया था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है, कैसे वो एग्जिस्टेंस में आती है, और हमने बताया था कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है. सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या मतलब होता है वो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा गया था. उसके बाद हमने उस पार्ट में देखा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है. कैपिटल का मतलब वो अमाउंट होता है जो इन्वेस्ट करते हैं हम बिजनेस को शुरू करते टाइम. बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी अमाउंट हम मनी इन्वेस्ट करते हैं उस अमाउंट को कैपिटल कहते हैं. एंड एक और बात, कैपिटल इन्वेस्टमेंट उसी की मानी जाती है जो ओनर होता है. मतलब अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो जो भी अमाउंट ओनर इन्वेस्ट करेगा उस बिजनेस में, उस बिजनेस के शुरुआत में, उसको हम कैपिटल बोलेंगे. होता क्या है, कई बार ये भी होता है कि ओनर जो है जब बिजनेस उनका शुरू हो जाता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैपिटल से, उसके बाद भी बिजनेस जब चलता रहता है तो बीच में वो एडिशनल कैपिटल डालते रहते हैं. मे बी उनको लग रहा हो कि उनका कैपिटल जो है उनको अगर और कहीं से मिल रहा है देन वो चाह रहे कि और इन्वेस्ट कर दें तो और बिजनेस उनका अच्छे से चलने लगेगा. सो जनरली ये होता है कि कैपिटल जो अमाउंट है, सिंपल भाषा में ओनर जो इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस में, जिस बिजनेस का वो ओनर है, उस अमाउंट को हम कैपिटल कहते हैं. तो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है उसका कैपिटल फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं, और वो दो तरीके इस बेसिस पर होते हैं कि आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है. अगर आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट कंपनी है देन उसका कैपिटल फॉर्मेशन का जो तरीका होगा, ओनर किस तरह से कैपिटल उस प्राइवेट कंपनी में लाएगा, उसका केवल एक ही तरीका था, डेट्स लेकर. डेट्स का मतलब बोरोइंग्स करके, लोन लेकर, या तो किसी पर्सन से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होती हैं, बैंक्स हो गए आपके, ठीक है. तो अगर लोन लेकर आपको कैपिटल लगाना पड़ रहा है या फिर आप अपनी पर्सनल सेविंग से लगा रहे हो, यहाँ पर ओनर की बात हो रही है अपने बिजनेस में, देन क्या होगा, वो पहली बात तो प्राइवेट कंपनी में ऐसा होता है. तो ये आपका फर्स्ट जो वे था कैपिटल फॉर्मेशन का जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो था कि डेट्स लेकर आप अगर लगाओगे. एंड डेट्स लेकर वाला जो मेथड है ये आप किस में यूज करते हो, या प्राइवेट कंपनी में यूज करते हो. सेकेंड केस आता है पब्लिक कंपनी का. अगर आप पब्लिक कंपनी बना रहे हो, ठीक है, जो ओनर है जिनको इन्वेस्ट करना है उनकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी में वो क्या करेंगे, शेयर्स को, अगर शेयर्स वाला जो आपने तरीका देखा था, ठीक है, पब्लिक कंपनी में क्या करेंगे, कैपिटल लाने के लिए वो मेथड जो फॉलो करेंगे वो मेथड होगा इक्विटी का. इक्विटी का मतलब शेयर्स होता है. तो शेयर्स का पूरा प्रोसेस आपको स्टार्टिंग टू एंड तक बताया गया था फर्स्ट पार्ट में. तो इतनी बातें हमने फर्स्ट पार्ट में करी थी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी जो होती है आपकी, उसमें ये कुछ इसकी चीजें बताई गई थी. तो वहां पर हमने मेन फोकस ये करा था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है, उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग करी थी. अब क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो इतना डिटेल डेप्थ कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से क्या है ना, जॉइंट स्टॉक कंपनी प्रेफरेबल भी है बाकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके कंपैरिजन में. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ मेरिट्स हैं, और इस वीडियो में आप वही मेरिट्स को देखेंगे थोड़ा और डीप लेवल पे, ठीक है. तो अब हम शुरू करते हैं ये वीडियो. ये जो सेकंड पार्ट है इसमें आप ये देखोगे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी का हमने पहले क्या देखा था कि उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, और जो या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है. एंटिटी एंड आइडेंटिटी का डिफरेंस भी बताया गया था. तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी होती है उसका क्या होता है ना, उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है. सेपरेट लीगल आइडेंटिटी के वजह से क्या होता है ना कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स हैं, मेंबर्स का क्या मतलब हुआ, मेंबर्स का मतलब हुआ शेयर होल्डर्स या फिर ओनर्स. तो आप ये बात अभी देख लीजिए कि मेंबर्स या फिर ओनर्स या फिर शेयर होल्डर्स, ये एक ही टाइप के हो गए, मतलब एक ही पार्टी के लिए ये तीनों टर्म्स यूज हो रहे हैं. अगर मेंबर्स बोले जाएंगे तो यहाँ पर डायरेक्टर्स की बात नहीं हो रही है, ना ही उस कंपनी में काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज की बात हो रही है. मेंबर्स एंड ओनर्स एंड शेयर होल्डर्स ये आपके वही लोग हैं जो ओनर
जिन्होंने शेयर्स परचेज करे होते हैं, ठीक है। तो आपकी जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर्स या ओनर्स या शेयर होल्डर्स जो है, इनकी क्या होती है ना, इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये टर्म आपने सुना है क्योंकि 9th के जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सिलेबस था उसमें इसके बारे में बताया गया है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, पहले हम जानते हैं लायबिलिटी क्या होती है। लायबिलिटी का मतलब बस इतना होता है कि वो अमाउंट जो बिजनेस ओ कर रहा है टू द आउटसाइड पार्टीज। आउटसाइड पार्टीज का मतलब होता है बिजनेस में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग भी इन्वॉल्व है बिजनेस से, उनको छोड़ के बाहर के जितने लोग हैं, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। एंड यहाँ हम स्पेसिफिकली किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं। ये जॉइंट स्टॉक कंपनी आपकी बिजनेस है, तो इस बिजनेस के अंदर जितने लोग काम करेंगे वो इनकी ये बिजनेस की पार्टीज होंगी। बाकी जितने बाहर के लोग हैं वो आउटसाइड पार्टीज होते हैं। आउटसाइड पार्टीज का क्या इन्वॉल्वमेंट होता है एक बिजनेस से। जनरली अगर हम बात करें एक प्राइवेट कंपनी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, प्राइवेट कंपनी की। तो प्राइवेट कंपनी में ये था कि इनको अगर अपना कैपिटल चाहिए, कैपिटल जनरेट करना है, तो इनको डेट्स वाला मेथड फॉलो करना पड़ेगा। डेट्स का मतलब इनको बोरोइंग्स करनी पड़ेंगी, लोन्स लेने पड़ेंगे। तो लोन्स और बोरोइंग्स, यहाँ पर किसकी बात हो रही, कौन ये काम करेगा, पहले ये चीज़ आप दिमाग में क्लियर कर लो कि कैपिटल जनरेट करने का सारा काम ओनर्स का होता है, ठीक है। तो अगर प्राइवेट कंपनी में डेट्स और लोन्स लेने तो कौन लेगा, ओनर लेगा, ठीक है। लेकिन कंपनी के नाम पर लिया जाएगा बिकॉज कंपनी अब एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन चुकी है। जैसे ही कंपनी बनती है उसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी उसको मिल जाती है। तो डेट्स लेना होगा, मतलब कि आपको लोन्स लेने होंगे या फिर आपको बोरो करना पड़ेगा। तो ये किससे करा जाएगा, आउटसाइड पार्टी से, ठीक है। अगर बिजनेस चल रहा है आपका, आपको चाहिए पैसे, आपको कैपिटल के लिए चाहिए, आप डेट्स वाला मेथड कर रहे हो, तो आप आउटसाइड पार्टी से लोन लोगे। आउटसाइड पार्टीज अभी हम मान लेते हैं बैंक्स, ठीक है। और भी कई टाइप की होती है पर अभी हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट समझना है। तो बैंक्स हैं, तो बैंक से क्या करेंगे, इस जो कंपनी के ओनर है, लाइक इस कंपनी के ओनर है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। तो क्या होगा, अब इनको कैपिटल जनरेट करना है, इनकी प्राइवेट कंपनी है, तो ये गए बैंक के पास, बैंक से इन्होंने लोन लिया एंड लोन ला कर इन्होंने इस कंपनी में लगा दिया, ठीक है, कैपिटल हो गया। अब ज़रूरी नहीं है कि आप लोन्स केवल कैपिटल के लिए लो, क्योंकि देखो अगर आप देखोगे आगे जाकर, अभी तो मेन आपको नहीं पता क्या बिजनेस में होता है, बट लोन्स लेने का कई और तरीके भी हो सकते हैं, कई और रीजंस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ हम कैपिटल लेकर चल रहे हैं, इन्होंने कैपिटल के लिए लोन ले लिया, ठीक है। तो लोन इन्होंने ले लिया, अब क्या होगा ना कि अगर आप अपने से अपनी बात करो, आप लोन लोगे किसी से, तो आपकी लायबिलिटी बनेगी कि आपको उन्हें लोन वापस करना है। बनता है, क्यों नहीं बनता है। अगर आप बैंक से लोन लोगे देन क्या होगा, ये आपकी लायबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपके ऊपर कर्ज है जिसको आपको चुकाना है। तो ये जो आप पे लायबिलिटी बन रही है, सेम केस आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी के साथ होता है। सिंस इस कंपनी ने आउटसाइड पार्टी से लोन लिया है through the owners of this company, therefore this company is liable to these outside parties and this liability is limited in case of joint stock company। यही liability जो है, लाइबिलिटी हर बिजनेस में होगी अगर वो बिजनेस लोन्स ले रहा है, लाइबिलिटी सब में एग्जिस्ट करेगी। बट आपको ये बताया जाएगा डिफरेंस क्या होता है ना, कुछ बिजनेस में लाइबिलिटी लिमिटेड होती है एंड कुछ बिजनेस में लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो ये लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या मतलब है ये हमें जानना है। लाइबिलिटी का मतलब हम समझ चुके हैं, लाइबिलिटी का मतलब यही है कि जो हमने कर्ज लिया है अब हम ओ कर रहे हैं वो चीज़ उस पर्टिकुलर आउटसाइड पार्टी को हमें वो चुकाना है, ये हमारी लाइबिलिटी हो गई। कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में लिमिटेड होती है ये लाइबिलिटी। लिमिटेड का क्या मतलब है, देखो होता क्या है, आपकी कंपनी बनी, हम लोग शुरुआती पे आते हैं, ठीक है। जब कंपनी आपकी बनी एंड आपने बिजनेस अपना स्टार्ट कर दिया, ये April 1 की मान लीजिए बात है, ठीक है। April 1 को आपने बिजनेस स्टार्ट किया, फिर क्या हुआ, आपने लोन लिए। आपकी किसकी बात हो रही है, ओनर्स की बात हो रही है, क्योंकि कंपनी तो नहीं चल के जाएगी लोन लेने, कंपनी के जो ओनर्स है वो कंपनी के बिहाफ पर काम करेंगे, ठीक है। तो कंपनी के लिए क्या किया ओनर्स ने, उन्होंने लोन लिए, जाकर लोन ले लिया, फिर बाकी उनका बिजनेस चला साल का एंड आ गया, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने जो लोन लिया है अब उनको वापस भी करना होता है। तो क्या होता है, हम लोग लाइबिलिटी जनरली बात जब करते हैं लाइबिलिटी की तो यही देखते हैं कि जब वो बिजनेस बंद होने वाला होता है, बंद होने का मतलब वो बिजनेस वुंड अप होने वाला जब होगा,
वुंड अप का मतलब कि अब उस बिजनेस का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। इनकॉर्पोरेशन से वो बिजनेस जॉइंट स्टॉक कंपनी, यहाँ देखो बिजनेस टर्म जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए यूज़ किया जा रहा है इस पर्टिकुलर वीडियो में, बिकॉज बहुत लंबा नाम है, या कंपनी बोलते हैं तो आप यही जॉइंट स्टॉक कंपनी समझो। तो ये जो कंपनी है आपकी, जब कंपनी वुंड अप होगी, वुंड अप का मतलब है एग्जिस्टेंस से हटा दी जाएगी, ठीक है, उसकी एग्जिस्टेंस खत्म कर दी जाएगी। जब कंपनी एग्जिस्ट करना बंद कर देगी उसको कहते हैं वुंड अप वाला प्रोसेस, वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा हो कि यार कंपनी को तो हम वुंड अप कर ही नहीं सकते हैं, कंपनी तो परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी तो एग्जिस्टेंस करती रहती है, उसको नहीं बंद करा जा सकता है, चाहे मेंबर्स की डेथ हो जाए, चाहे सारे मेंबर्स खत्म हो जाए, बट कंपनी तो एग्जिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि लॉ ने उसको बनाया, यही तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, है ना। लेकिन कंपनी ऐसे तो नहीं फॉर एवर एग्जिस्ट करेगी। अगर लॉ ने कंपनी को बनाया है तो वो लॉ उस कंपनी को एक टर्मिनेट भी कर सकता है, उस कंपनी को वुंड अप भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कंपनी बना दी तो वो हमेशा चलती रहेगी। तो क्यों चलती रहेगी? जब तक लॉज पर नहीं रहेगा। सिंस लॉ ने उसको बॉर्न करके आर्टिफिशियल पर्सन का वो दिया है, लीगल एग्जिस्टेंस प्रोवाइड करी है, तो लॉ ही उसको डिसॉल्व भी करेगी, उसको वुंड अप भी करेगी, उसके बिजनेस को टर्मिनेट भी करेगी। तो ऐसे ही मान लीजिए कंपनी आपकी चल रही है, तो अब जब कंपनी आपकी टर्मिनेट करेगी जाकर, जब टर्मिनेट होगी, जब वुंड अप होगा उस कंपनी का, ज़रूरी नहीं है कंपनी तो आपकी 10 साल चले, 15 साल चले, 20 साल चले, और भी साल चल सकती है, कई कंपनीज कई सालों से चली आ रही है, ठीक है। तो कंपनी आपकी कई सालों तक चल सकती है, एंड आपका हर साल अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता रहता है। अकाउंटिंग पीरियड आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है। तो आपका वो जो अकाउंटिंग पीरियड है, ये नहीं कि एक साल खत्म हो गया तो बस खत्म कंपनी, ऐसे नहीं होता, कंपनी आपकी कई सालों तक चलेगी। लेकिन जब कंपनी आपकी जब भी कभी वुंड अप करी जाएगी, जॉइंट स्टॉक कंपनी जब भी कभी वुंड अप करी जाएगी, तब आपको ये लाइबिलिटीज पे करनी होती है, ठीक है। तो जब भी कभी वुंड अप करी जाएगी तब आप ये लाइबिलिटीज पे करोगे, एंड यही लाइबिलिटी जो हमें पे करनी है, ये कितनी पे करनी है, यही हमें बताता है टर्म लिमिटेड या फिर टर्म अनलिमिटेड, ठीक है। लिमिटेड टर्म या अनलिमिटेड टर्म से हमें यही पता चलता है कि हमें कितनी लाइबिलिटी पे करनी है, ये आपका मतलब होता है लिमिटेड या अनलिमिटेड का। तो अभी हम बात कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी की। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी में बोला गया है कि इसमें लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पहली बात जान लो, जब शुरुआत हुई थी लोन्स लेने की, तो लोन कौन ले रहे थे? ओनर्स ले रहे थे ना कंपनी के बिहाफ पे। ओनर, इस कंपनी के ओनर जो मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी है, तो लाइबिलिटी भी इन्हीं के ऊपर होगी ना। कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, दो कंपनी के ऊपर लिया जा रहा था, बट लाइबिलिटी इनके ऊपर ही आएगी ना, इनके ऊपर ही आएगी लाइबिलिटी, ठीक है। क्योंकि है तो इंसान होना, कंपनी तो इंसान है नहीं, वो कैसे जाकर लाइबिलिटी पूरी करेगी? कंपनी चल रही है, कंपनी जो चलाई जा रही है, वो जो ये पर्सन है ए बी एन सी, वो चला रहे हैं, ठीक है, वो ओनर है उस कंपनी के। सो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें ये लाइबिलिटीज पे बैक करनी है। तो अब लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। इस कंपनी ने अपने जितने भी साल ये कंपनी चली, उसने बहुत कई लोन्स लिए, ठीक है, कई बोरोइंग्स करी, एंड कई सारी लाइबिलिटी आउटसाइड पार्टीज की तरफ बनती चली गई इन ओनर्स की, ठीक है। तो अब क्या होगा, जब ये कंपनी जो आपकी है JSC, ये आपकी वुंड अप करेगी, ठीक है। वुंड अप कर रही है मतलब कि ये टर्मिनेट करी जा रहा है, इसका सारा बिजनेस टर्मिनेट करा जा रहा है, एंड करा जा रहा है, डिसॉल्व हो रही है ये कंपनी। तो अब क्या होगा, हमको लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी। तो ये बोला गया है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी में इन मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है। इन मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब होता है कि इस कंपनी ने अब जितनी भी अमाउंट पे करनी है आउटसाइड पार्टीज को, तो वो कितनी पे करी जाएगी, उस पर एक लिमिट है। मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, अब ये आउटसाइड पार्टी जो है आपकी यहाँ पर, इन आउटसाइड पार्टीज को कितनी कितनी लाइबिलिटी का अमाउंट पे करेंगे, उस पर एक लिमिट आ जाती है, लिमिट आ जाती है। उस लिमिट के बियॉन्ड ABC को पे नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे लाइबिलिटी बची रहे, ABC उस अमाउंट के बियॉन्ड नहीं पे करेंगे। क्यों नहीं पे करेंगे? बिकॉज इसका भी रीजन यही है कि कंपनी जो है आपकी, इसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का ही ये फायदा है कि ABC को लाइबिलिटी उतनी ही पे करनी पड़ेगी जितनी उनकी लिमिट कर दी जाएगी,
ठीक है। एबीसी उतनी लाइबिलिटी पे करेंगे जितनी लिमिट उन पे लग जाएगी। वो लिमिट डिसाइड कर दी जाती है, वो कैसे पता चलती है, धीरे धीरे उस पर जाएंगे। तो बस ये आप जान लो कि लिमिटेड लाइबिलिटी में लाइबिलिटी का मतलब होता है कंपनी ने किस किस आउटसाइड पार्टी से बोरोइंग्स लोन्स ली है। कंपनी लोन्स लेने का मतलब यही, कंपनी का लोन लेने का मतलब क्या है कि मेंबर्स लोन ले रहे हैं, ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड ओनर्स की ये लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, ये आपका एक छोटा सा बताया गया। अभी यही टॉपिक पे एक डिस्कशन होगी। अब जो है ये जो आपने लाइबिलिटी का मतलब जाना है, लिमिटेड का मतलब जाना है, इसको और अच्छे से समझा जाएगा। ठीक है, होता क्या है देखो, अब हम आपको यही देखते हैं। एंड एक और चीज, लाइबिलिटी कब पे करी जाती है, जब बिजनेस आपका डिसॉल्व हो रहा होता है, तब लाइबिलिटी पे बैक करी जाती है। ठीक है, या हो गया। अब हमने ये देखा कि साल भर पे गया, जितने भी साल बिजनेस चला उसमें सबसे खूब सारी लोन्स लिए एंड ये जो बिजनेस है इनकी लाइबिलिटीज बढ़ गई। लाइबिलिटी जो है कई सारी चीज के लिए, ये बिजनेस अब आपका लाइबल हो चुका है। ठीक है, लाइबल कौन होगा इन रियलिटी में जो ओनर्स है वही लाइबल होंगे, बिकॉज पेमेंट वही करेंगे। ठीक है, ए बी एंड सी जो है वो पेमेंट करेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब पेमेंट की जब बारी आएगी, जब बुल्डअप होगा तब क्या होगा आपका। देखो होता क्या है, ये आपका बिजनेस है। ठीक है, बिजनेस जब शुरू किया था ए बी और सी ने, तो कैसे शुरू किया था, उन्होंने शुरू किया था। अब हम जनरल कंपनी की बात कर रहे हैं, जनरली बात कर रहे हैं, तो जनरल में आपको जो बातें बताई इसमें प्राइवेट पब्लिक आपको नहीं लाना है बीच में। ठीक है, ये जनरल बातें हो रही है। ए बी एंड सी आपके हैं, जब इन्होंने बिजनेस ये बनाया, अपनी कंपनी बनाई, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने शेयर्स परचेज करे होंगे इस कंपनी के, तभी तो वो ओनर बने कंपनी के। आपको पिछले वीडियो में बताया गया, शेयर्स परचेज करी इन्होंने एंड इस कंपनी के वो ओनर बन गए। ठीक है, शेयर्स परचेज करने का क्या मतलब है कि ए ने मान लो जितने भी शेयर्स परचेज करेंगे उसकी अमाउंट उन्होंने कंपनी में दी होगी जाकर। ठीक है, वही कैपिटल भी माना जाएगा उनका। शेयर्स परचेज करा ए ने उस कंपनी के, उस शेयर्स की जितनी भी वैल्यू हुई वो वैल्यू ए ने जाकर दे दी कंपनी को, तो अब कंपनी का कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। बी आया, बी ने कुछ शेयर्स परचेज करे, जितनी भी अमाउंट है वो जाकर कंपनी में पे कर दी जाकर एंड उस कंपनी का कैपिटल और बढ़ गया। ऐसे ही कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा था, बिकॉज हम ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। ठीक है, जनरल कंपनी मान के चलो वो ज्यादा सही है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये शेयर्स वाला जो आपका शुरुआत में हुआ था, होता क्या है, ए ने, अब हम आते हैं शेयर्स पर। ठीक है, वही जो शेयर्स हैं, शेयर्स को अच्छे से और समझेंगे। शेयर्स जो थे इस कंपनी के, जो शेयर्स थे, मान लेते हैं इस कंपनी के शेयर जब बनाए गए थे तो एक शेयर की वैल्यू ₹10 थी। 10 रुपए का एक शेयर इनका था। शेयर्स और रुपीज आपको पूरा कॉन्सेप्ट पिछले वीडियो में बताया गया। तो एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी जब ये कंपनी बनाई गई थी। अब ए बी एंड सी 3 लोग थे। चलो अब मान लो, देखो जरूरी क्या उसमें होता है कि कंपनी का जो जो शेयर खरीदेगा वो ओनर बन जाएगा। ठीक है, यही होता है ना। ए ने क्या किया, ए ने सोचा कि ये कंपनी के 5 शेयर्स खरीद लेगा। कितने, 5 शेयर्स। बी ने सोचा कि ये 8 शेयर्स खरीद लेगा और सी ने सोचा कि वो 10 शेयर्स खरीद लेगा। ए बी एंड सी ये है, ए ने सोचा वो 5 शेयर्स खरीदेगा, बी ने कहा 8 एंड सी ने कहा 10। तो इस हिसाब से अगर ए ने 5 शेयर्स खरीदे तो ए ने कितनी पेमेंट करी होगी। सिंस एक शेयर 10 रुपए का था तो 5 शेयर कितने के होंगे, 5 शेयर होंगे 5 into 10 के, जो आपका होता है 50 रुपीज। ठीक है, बी ने 8 शेयर्स खरीदे तो 8 शेयर आपका कितना हुआ, 8 into 10, जो आपका हो गया 80 रुपीज। सी ने 10 शेयर्स खरीदे तो सी का हुआ 10 into 10, जो आपका हो गया 100 रुपीज। सो ए ने आपके 50 रुपीज दिए इस कंपनी को शेयर्स खरीद के, 5 शेयर्स खरीद के। बी ने आपके 80 रुपीज कंपनी में कैपिटल की तरह दे दिए 8 शेयर्स खरीद के। सी ने 100 रुपीज कैपिटल के फॉर्म में दे दिए बिकॉज सी ने 10 शेयर्स खरीदे थे। तो 50, 80, 100 के कैपिटल है जो इन लोगों ने इस बिजनेस में जॉइंट स्टॉक कंपनी में लगाया है। ठीक है, और जैसे इन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे ये इसके ओनर बन गए थे, तो एबीसी ओनर्स हैं। तो अब क्या होगा ना कि ये आपके इतने इतने रुपीस अमाउंट इन्होंने कंपनी में लगा दी। ठीक है, अब हम देखते हैं एक और केस क्या हो सकता है इसी में, सेम इसमें। ए ने जब 5 शेयर खरीदे ना तो उसने पूरा 50 रुपीज नहीं दिया। शेयर्स उन्होंने 5 ले लिए पर उन्होंने पूरे 50 रुपीज नहीं दिए, उन्होंने केवल दिए आपके 30 रुपीज।
30 रुपीज मतलब इन्होंने केवल 3 शेयर के प्राइस पे करे, खरीदे 5 पर पेमेंट कितने की करी, केवल 30 रुपीज की, मतलब 3 शेयर्स की। बी ने आपके पूरे 80 रुपीज नहीं पे करे, बी ने पे करे केवल 60 रुपीज, मतलब बी ने केवल 6 शेयर्स का प्राइस पे करा। ये शुरुआत की बात हो रही जब कंपनी आपकी बनी थी। सी ने बोले तो कि 10 शेयर वो खरीद रहा है, उसने 10 शेयर खरीदे भी, पर पेमेंट कितने की करी, मान लीजिए पेमेंट इसने करी 50 की, केवल 5 शेयर्स की। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ए ने 5 शेयर खरीदे जिसमें 50 रुपीज उनको पे करने चाहिए थे, बिकॉज एक शेयर का प्राइस 10 रुपीज था, बट उन्होंने केवल 30 रुपीज पे करा, मतलब उन्होंने प्राइस केवल 3 शेयर की पे करी, 2 शेयर बच गए। ठीक है, 5 - 3 2। बी को पेमेंट 80 की करनी चाहिए थी, बिकॉज उन्होंने 8 शेयर्स परचेज करे थे, बट उन्होंने क्या करा, उन्होंने केवल 60 रुपीज पे करा 6 शेयर्स का प्राइस, उन्होंने 8 - 6 2 शेयर के प्राइस उन्होंने नहीं पे करे। सी जो था उनको 100 रुपीज पे करना था, बिकॉज उन्होंने 10 शेयर परचेज करे थे, पर उन्होंने केवल 5 शेयर का प्राइस 50 रुपीज दे दिया, जाकर कैपिटल की तरह उस कंपनी में लगा दिया। तो ये क्या है ना, इस अमाउंट को, जो अमाउंट एक्चुअली में पे करा ओनर्स ने शेयर्स खरीदने के बाद, इसको हम बोलते हैं पेड अमाउंट। इसको हम बोलते हैं पेड अमाउंट ऑन कैपिटल। कैपिटल उनका होना तो चाहिए था, ए का कितना होना चाहिए था, 50 का कैपिटल लगा रहे हैं, बी जो है कैपिटल मतलब अमाउंट, बी जो है 80 का कैपिटल मतलब 80 रुपीज एज कैपिटल लगा रहे हैं, सी 100 रुपीज एज कैपिटल लगा रहे हैं, बट उन्होंने कितना पे करा, केवल 30 60 एंड 50। तो ए ने 30 60 50, ए बी एंड सी ने 30 60 एंड 50 आपका पे करा एज इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, सो दिस इज द पेड अमाउंट ऑफ कैपिटल। बट कितना नहीं पे करा, जब ए ने 50 में से जितना एक्चुअली में उनको पे करना चाहिए था उसमें से 30 पे करा, मतलब 50 - 30 20 उन्होंने नहीं पे करा। बी ने केवल 60 पे करा, 80 - 60 20 इन्होंने नहीं पे करा। एंड सी ने केवल 50 पे करा 100 में से, मतलब इन्होंने 50 रुपीज और नहीं पे करा। सो ये जो अमाउंट है, ए का 20, बी का 20 एंड सी का 50, दिस अमाउंट इज कॉल्ड अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। ये आपकी है अमाउंट अनपेड ऑन शेयर्स। अनपेड ऑन शेयर्स का मतलब है कि ये अमाउंट इन्होंने ए बी एंड सी ने नहीं पे करी, है ना। ए को पे करना चाहिए था 50, बिकॉज उन्होंने 5 शेयर्स परचेज करे, बट उन्होंने पे करा 30। सिंपल सा एग्जांपल, आप गए दुकान पर, आपने वहां से 4 पेन खरीदी, 40 रुपीज आपको देने थे, बट आपने केवल 20 रुपीज पे करे, लेकिन 4 पेन आप घर ले आए, 20 रुपए जो थे वो आपने नहीं पे करे। मान लीजिए वो दुकानदार जो है वो आपको जानता है, तो उन्होंने कहा ठीक है आप बाद में पे कर देना, ठीक है, ऐसा होता है। तो सिमिलर भी आप ये समझ लो, ये इसमें भी हो गया है कि ए ने खरीदे 5 शेयर, 50 की जगह केवल 30 की पेमेंट करी, मतलब उन्होंने कितने शेयर्स की पेमेंट करी, 3 शेयर की पेमेंट करी। सो 30 रुपीज इज द अमाउंट विच ही हैज पेड ऑन द कैपिटल, एंड दिस ₹20 इज द अमाउंट विच ही हैज अनपेड ऑन कैपिटल। बी ने ₹60 पेड ऑन द कैपिटल, एंड 80 - 60 ₹20 जो उन्होंने नहीं पे करी वो अनपेड ऑन कैपिटल। तो ये आपका जो है ये पेड अमाउंट ऑन कैपिटल एंड दिस इज द अनपेड अमाउंट। पेड और अनपेड जो है, इसी में आपकी लायबिलिटी छुपी हुई है। लायबिलिटी का क्या मतलब होता है, अमाउंट जो आप ओ करते हो, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ए बी और सी जो है इन्होंने कितनी अमाउंट नहीं पे करी है, 20 20 एंड 50। तो जितनी अमाउंट उन्होंने नहीं पे करी है ये इनकी लायबिलिटी है। जितनी अमाउंट इन्होंने नहीं पे करी है अब ये इनकी लायबिलिटी बन गई। इतना तो इन्होंने पे कर दिया, इतना इन्होंने पे कर दिया, ये अमाउंट फिनिश, इतना शेयर्स का उनका हो चुका है हिसाब किताब, उनका जो है इतना जो बचा है विच इज द अमाउंट अनपेड ऑन कैपिटल, ये अमाउंट इन्होंने नहीं पे करी है। तो मेंबर्स ए बी एंड सी की लायबिलिटी एट द टाइम व्हेन द बिजनेस विल वुंड अप और डिसॉल्व, उस टाइम ए बी और सी की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू द अमाउंट विच इज अनपेड ऑन द कैपिटल। मतलब अब ये जब बिजनेस डिसॉल्व हो गई, ये तो हमने शुरुआत की बात करी थी, ठीक है, जब बिजनेस शुरू हुआ था, अब मान लीजिए 20 साल बाद या 30 साल बाद बिजनेस डिसॉल्व करा जाता है, लॉ एंड ला रही है, टर्मिनेट कर रही बिजनेस को। अब वही मेंबर्स ए है एंड मेंबर बी है एंड मेंबर सी है। अब मेंबर ए को ए की लायबिलिटी मतलब ए कितना पेमेंट करेंगे, मेंबर ए की लायबिलिटी इज लिमिटेड टू ₹20, बी की लिमिटेड टू ₹20 एंड सी की लिमिटेड टू ₹50। ये जो अनपेड अमाउंट उनका
हुआ था, शेयर्स पर उन्होंने जो अमाउंट नहीं पे करी थी, ये जो अमाउंट है अब इतनी ही लाइबिलिटी ए बी एंड सी की रहेगी एट द टाइम व्हेन द बिजनेस विल डिसॉल्व और व्हेन इट विल वाइंड अप। ये लाइबिलिटी है, दिस इज द लिमिटेड लाइबिलिटी। एक ने वैसे शेयर्स परचेज करे थे 50 के, ठीक है, बट उन्होंने 30 की पेमेंट कर दी थी, तो अब जब लाइबिलिटी उनकी पता करी जाएगी उस टाइम पर जब बिजनेस वाइंड अप होगा, तो केवल ये देखा जाएगा कि ए ने कितनी अमाउंट पे नहीं करी शेयर पे। तो ए ने 20 रुपीज नहीं पे करा था, तो ए को अब केवल 20 रुपीज पे करने हैं लाइबिलिटी के फॉर्म में, उससे ज्यादा ए से अब कोई नहीं मांग सकता है। कोई भी आउटसाइड पार्टी अब आकर ऐसे नहीं कहेगी कि आप उनको और पेमेंट करो। सिंस ए की लाइबिलिटी जितनी अनपेड अमाउंट था उतना केवल 20 रुपीज था, तो अभी केवल 20 रुपीज पे करेंगे, जिसमें से आउटसाइड पार्टीज को पेमेंट करी जाएगी। इससे ज्यादा ए से नहीं बोला जा सकता है, बिकॉज जो ये बिजनेस है आपका, इस जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसमें ये आपको बताया गया है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, उस पर एक लिमिट लग गई है, एक अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं मांग सकते हैं। यही अगर आपका केस होता सोल प्रोप्राइटरशिप का, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ओनर होता है उस बिजनेस का, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब उस सारा अमाउंट उसको ही पे करना पड़ेगा, सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट उसको करनी पड़ेगी, चाहे वो 20 रुपीज हो, 40 रुपीज हो, 1 लाख, कुछ भी हो, सारी पेमेंट उस एक पर्टिकुलर ओनर को करनी पड़ेगी, बिकॉज उसने अपना बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप के फॉर्म में चलाना है, एंड वो बिजनेस जो है वो कहता है कि आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। सिंस यहाँ पर ये जो ओनर्स हैं, ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के ओनर है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के शेयर होल्डर है, या जॉइंट स्टॉक कंपनी के मेंबर हैं, तो इनकी लाइबिलिटी एट द टाइम व्हेन द बिजनेस विल डिसॉल्व विल बी लिमिटेड टू द अमाउंट व्हिच इज अनपेड ऑन द शेयर्स व्हिच दे हैव परचेज्ड। शेयर्स में जितना अमाउंट उनका अनपेड है, केवल उतनी ही अमाउंट की लाइबिलिटी इनको पे करनी रहेगी, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड कैसे होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये होता है आपका। तो ये आपका ऊपरी था, जरूरी नहीं है कि केवल 20 रुपए 30 रुपए का कैपिटल लगा हो, बड़ा बिजनेस होता है बहुत ज्यादा अमाउंट के कैपिटल उसमें लगते हैं, ठीक है। एंड देखो ये सब चीजें जो ये आपका एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये एकदम ये नहीं है कि एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होगा, कई चीजें अलग हो सकती हैं, रियल लाइफ में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। डायनेमिक है आपका कॉमर्स, तो ये आपको बस एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया गया था कि ऐसा होता है, बाकी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, वो सिर्फ आप बाद में देखोगे। तो ये आपका हो गया था लिमिटेड लाइबिलिटी कि लिमिटेड लाइबिलिटी क्या होती है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि देखो पूछा तो 9 में तो नहीं पूछा जाएगा ये, बस ये है कि अगर बोला गया कि लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी की, तो कितनी लिमिटेड होती है, कितनी लिमिटेड होती है, वो आपका होता है कि जितनी अमाउंट उस मेंबर ने शेयर खरीदते टाइम नहीं पे करी थी, अनपेड थी, उतनी ही अमाउंट की लाइबिलिटी उस मेंबर की रहेगी, एंड बिजनेस जब एंड होगा, जब उसको टर्मिनेट करा जाएगा, डिसॉल्व करा जाएगा कई सालों बाद या जब भी होगा, उस टाइम उस पर्टिकुलर इंसान से केवल उतनी ही पेमेंट हम मांग सकते हैं, उतना ही पे करने को बोल सकते हैं जितना उनका अमाउंट अनपेड था, उतनी ही लिमिट रहेगी उनकी लाइबिलिटी पर। अब ए से कोई 20 रुपीज से ज्यादा नहीं मांग सकता है, लेकिन सिंस सी की लाइबिलिटी 50 थी, तो सी को 50 रुपीज देने पड़ेंगे, ऐसे होता है। तो ये आपका लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट था जॉइंट स्टॉक कंपनी में। तो ये एक एडवांटेज है कि नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है वो एडवांटेज होती है, बिकॉज यहाँ पर इन्हें पता है, शुरू में इनको पता है इनकी तो बस 20 रुपीज़ है, क्योंकि शुरू में इन्होंने अनपेड अमाउंट इनकी इतनी थी, इनको पता है कि मेरे तो 20 रुपीज़ है, जब भी बिजनेस वाइंड अप होगा मुझसे बस इतना ही अमाउंट मांगा जाएगा एंड इतनी पेमेंट मुझे करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ लाइबिलिटी। तो ये लिमिटेड लाइबिलिटी का आपका कॉन्सेप्ट था। एंड लिमिटेड लाइबिलिटी जो होती है ये एडवांटेज ही होती है मेंबर्स के लिए, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि मतलब कि आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के फॉर्म में करो बिजनेस, अगर आप चाहते हो कि आपको पता रहे कि आपकी कितनी लाइबिलिटी होने वाली है। तो ये आपका लिमिटेड लाइबिलिटी वाला हो गया है। अब हम देखते हैं, लिमिटेड लाइबिलिटी का हमारा हो चुका है। अब हम देखते हैं एक और चीज है जो होती है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स क्या होता है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है, सिंपल सी बात है कि आपके पास, आप एक इंसान हो, आपके पास एक चीज है, मान लीजिए आपके पास 2 पेंसिल है, उसमें से क्या किया आपने, दोनों पेंसिल किसी और को दे दी,
तो अब आपने जिसको भी दी होगी तो उससे आप उसके बदले पैसा ले लोगे, ठीक है। तो आप जिस चीज को ओन करते थे उस चीज की पोजीशन आपने किसी और को दे दी। सिमिलर चीज आपका शेयर्स के साथ है। पिछला ही केस लेते हैं, ए ने कितने शेयर्स परचेज करे थे, 5 शेयर्स। ए ने 5 शेयर्स परचेज करे थे, तो इसका उनका अमाउंट कितना था, उन्होंने पेमेंट 50 ही करी थी। यहाँ पे हम केस लेते हैं कि ए ने सारी 50 रुपीज की पेमेंट की मांगते हैं, ठीक है। तो ए ये 5 शेयर्स परचेज करे थे। अब क्या होगा, मान लीजिए ए को चाहिए एकदम अचानक उनको 50 रुपीज चाहिए, ठीक है। अब 50 रुपीज उनको नहीं मिल रहे तो क्या करेंगे, उनको पता उनके पास 5 शेयर्स है जिनकी वैल्यू 50 रुपीज है। तो ए क्या करेंगे, इस 5 शेयर्स को ट्रांसफर करके बी को दे देंगे या किसी और इंसान को दे देंगे। अब जब ये 5 शेयर्स बी को देंगे तो बी पता करेगा कि हाँ भी 5 शेयर्स जो इन्होंने जिस भी कंपनी के हमको दी है उनकी वैल्यू 50 रुपीज है, तो बी जो है ए को 50 रुपीज दे देगा। सिंपल सा है। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी होती है। इसमें भी डिटेल में आप पढ़ोगे तो बहुत चीजें नई नई आएंगी, नई चीजें, नए नए केस बताए जाएंगे, एक्सेप्शंस होंगे, वो सब जानने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी का ये मतलब है कि अगर आप चाहते हो तो आप अपने शेयर्स को तुरंत मनी में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में। मनी मतलब यहाँ कैश की बात हो रही, कैश में अगर आपको तुरंत कन्वर्ट करना है शेयर्स को तो आप ट्रांसफर कर दो। तो इससे क्या होता है ना, अगर आप किसी भी चीज को तुरंत कैश में बदल सकते हो, आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि वो चीज आपकी लिक्विड होती है, उसकी लिक्विडिटी हाई होती है। लिक्विडिटी, मान लीजिए अभी आपके पास वही पेंसिल का केस लेते हैं, आपके पास 2 पेंसिल है जिसकी टोटल अमाउंट आपकी 20 रुपीज है, ठीक है, 10-10 रुपए की एक पेंसिल। तो आपको पता है कि आगे अगर जाकर किसी को बेच दोगे, वो पर्सन खरीद लेगा, देन वो आपको 20 रुपीज दे देगा। तो तुरंत आप वो पेंसिल, वो 2 पेंसिल जो आपके हाथ में थी, वो आप किसी को बेचकर आपके पास 20 रुपीज का कैश आ जाएगा। इसी को लिक्विडिटी कहते हैं। तो शेयर्स जो है आपके 50 रुपीज के थे, इन्होंने किसी और को ट्रांसफर कर दिया, अब वो बंदा जो इनको उसकी अमाउंट दे देगा एंड शेयर्स की लिक्विडिटी होती है। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स होती है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें पब्लिक कंपनी की बात हो रही है, पब्लिक कंपनी में शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगते हैं, आसानी से शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी में क्या होता है ना, प्राइवेट कंपनी में शेयर्स ट्रांसफर पे वो लोग जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि नहीं, आप वो कुछ ना कुछ कहते हैं कि आप ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकते हो, इतना नहीं ट्रांसफर कर सकते हो। तो सिमिलर आप ये जान लो कि पब्लिक कंपनी की अगर बात करी जाए तो ये बहुत एडवांटेजियस है, बिकॉज उसमें आप शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हो बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। प्राइवेट कंपनी में रेस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। तो यहाँ पे ये जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये एक और आपका एडवांटेज था ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का। अच्छा, हमने ये तो देख लिया, जॉइंट स्टॉक कंपनी का इतना हमने देख लिया है। एक ना नई टाइप की कंपनी है, ये नई कंपनी है, वो भी हमारा जो कंपनीज एक्ट है ना 2013 का, किससे गवर्न होती है ये आपको पता होना चाहिए। कंपनीज की गवर्न कौन रेगुलेट करता है, कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, याद रखिएगा ये कंपनीज एक्ट 2013 है। तो क्या होगा ना, जो कंपनीज एक्ट है इसने एक नया लाया है कि एक नई टाइप की कंपनी है। वो नई टाइप की कंपनी आपकी होती है ओपीसी। ओपीसी क्या होता है, 1 पर्सन कंपनी। जी हाँ, 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी क्या है, ठीक है, 1 पर्सन कंपनी क्या होता है। 1 पर्सन कंपनी का ये मतलब है कि ये जो आपने कंपनी बनाई है ना, ये जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं, अभी हमने क्या देखा था, ए ओनर है, बी ओनर है, सी ओनर है, इसमें केवल एक ओनर है, एक ही ओनर है। मान लीजिए मिस्टर एक्स, एक ही ओनर है, तो ये आपकी 1 पर्सन कंपनी। कंपनीज लॉ 2013 जो उन्होंने बताया है, ये बोला है कि उसमें ये बताया गया है कि 1 पर्सन कंपनी भी बनाई जा सकती है इफ यू वांट टू मेक अ कंपनी। एक अकेला इंसान ही वो कंपनी बना सकता है, ठीक है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान चाहे, एक इंसान केवल है, वो एक इंसान से कंपनी बना सकता है। अभी हमने शुरुआत में क्या देखा था जॉइंट स्टॉक कंपनी में, कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए एंड मैक्सिमम पर लिमिट्स थी। तो ये बोला गया था कि अगर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी बनानी है तो प्राइवेट में तो 2 लोग होने ही होने चाहिए एंड पब्लिक में 7 होने चाहिए मिनिमम, तभी आपकी कंपनी बन सकती है। बट 1 पर्सन कंपनी कहती है कि एक सिंगल पर्सन भी कंपनी बना सकता है, मतलब कि इस पूरी कंपनी का ओनर केवल एक इंसान होगा। ओनर, मेंबर, शेयर होल्डर सब जो है वो एक ही इंसान होगा, लेकिन उसको कंपनी के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। कंपनी के सारे बेनिफिट्स का मतलब इसकी भी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, लिमिटेड लायबिलिटी होगी,
इसके लिए भी ये जो कंपनी है उसकी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होगी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस भी होगी इसमें। इसकी भी जो कंपनी है उसमें एक जो कहते हैं उसको बोलते हैं, उनका कंपनी के सिग्नेचर के लिए जो उनको स्टैम्प दिया जाएगा वो इनको मिला जाएगा। ठीक है, तो सिंपल जितनी भी चीजें, जितने फीचर्स आपके जॉइंट स्टॉक कंपनी के, वो सारे फीचर्स रहेंगे, वो सारे मेरिट्स ये मिस्टर एक्स जो है वो एंजॉय कर सकेंगे। एंड एक और चीज, सिंस मिस्टर एक्स केवल ओनर है तो उनको मीटिंग्स वाला जो है वो भी देखने की जरूरत नहीं है। मीटिंग्स किसके साथ करेंगे, मीटिंग्स का भी उनको कोई ज्यादा वो नहीं रहता है कि हाँ मीटिंग्स करनी है, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे कंपनीज में होता है कि आपको मीटिंग्स करनी है, मीटिंग्स में कोरम डिसाइड होता है, ये सब चीजें होती हैं। बट इसमें क्या है, 1% कंपनी है, एक ओनर है, लाइबिलिटी उसकी भी लाइबिलिटी लिमिटेड। अब इसमें भी मतलब ये जो एक ओनर है, जब भी ये कंपनी बूंड अप करी जाएगी तो लाइबिलिटी इनकी केवल उतनी रहेगी जितना अमाउंट इन्होंने शेयर्स में नहीं पे करा होगा। ठीक है, तो ये आपकी जो है 1% कंपनी के एडवांटेजेस होते हैं। ऐसे आप बोलोगे चलो कि 1% कंपनी का सोल प्रोप्राइटरशिप भी तो है, एक ही इंसान ओन करता है, लेकिन वहां में और इसमें फर्क है। क्या फर्क है, सोल प्रोप्राइटरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में सोल प्रॉपर्टी जो सोल प्रोप्राइटर है, लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। सोल प्रोप्राइटर को अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज पे बैक करनी होती है, जितनी बनती सारी लाइबिलिटी उस सोल प्रोप्राइटर पर जाती है, बिकॉज ही इज द सिंगल ओनर। बट कंपनी में भी ओनर सिंगल है, लेकिन कंपनी के एडवांटेजेस उसको मिलते हैं। तो 1% कंपनी नई टाइप की कंपनी है, इसका भी बहुत अच्छे से दिया है नेट पे, अगर आप चाहो तो उसमें डिटेल में देख सकते हो। बट सिंपल आपको ये है कि एक ओनर रहेगा, शेयर होल्डर रहेगा, मेंबर एक ही रहेगा, मीटिंग्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना नहीं है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस, जितने फीचर्स मेरिट्स होते हैं कंपनी के वो सब एक्सिस्ट करते हैं और वो सब ये एंजॉय कर सकता है सिंगल ओनर 1% कंपनी बना के। तो यहाँ पर ये जो कंपनी की अंडरस्टैंडिंग थी ये खत्म होती है। हम लोगों ने बहुत चीज़ें देख ली 2 वीडियोस में, डिटेल में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन, कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन, कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, देन लिमिटेड लाइबिलिटी वाला इसमें हमने देखा, एंड उसके बाद अभी 1% कंपनी देख रहे हैं, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये सब चीज़ें जो मेन चीज़ें कंपनी की वो इसमें हमने देखी। एंड सबसे ये पता चला कि ये कंपनी बहुत ही आपके एडवांटेजेस होती है। सो यहाँ पर वीडियो खत्म होती है एंड अब हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक टेक केयर, बाय।